नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। ईरान पर हमला करने के बाद अब अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति ये हो गई है कि उनके खिलाफ अब बगावत होने लगी है और उनके तमाम सैनिक इस लड़ाई में अमेरिका को झोंके जाने का विरोध कर रहे हैं। सेना के बड़े अधिकारी विरोध कर रहे हैं और विरोध के चलते अब अधिकारियों को या तो बर्खास्त किया जा रहा है, नौकरी से निकाला जा रहा है या उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो एक बड़े बगावत की स्थिति दिखाई पड़ रही है इस लड़ाई को लेकर। इसराइल के कहने पर जिस तरीके से अमेरिका ने हमला किया है ईरान पर और उसके बाद ईरान के हमलों से जिस तरीके से नुकसान हो रहा है इसराइल और अमेरिका का, तो बड़ी खबरें इस बीच अमेरिका से आ रही हैं और वहां लगातार सरकार के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो ही रहे हैं। और इधर ईरान ने हमलों की एक नई लहर शुरू की है, 91वीं लहर शुरू की है और कई जगहों पर इसराइल में और अमेरिकी ठिकानों पर कई जगहों पर हमले किए हैं। तो ताजा तरीन इन हमलों की आपको जानकारी भी देंगे और किस तरीके से अमेरिका में अब यह लड़ाई वहां बिल्कुल एक दो फाड़ हो चुकी है। अमेरिका की जनता, अमेरिका के नेता और वहां की विपक्षी पार्टियां, वही नहीं बल्कि सेना में भी अब इसको लेकर किस तरह से दो फाड़ दिखाई पड़ रहा है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं कि क्या कुछ हुआ ताजा हमलों में। इधर बीच अमेरिका ने ईरान के एक बड़े पुल, वहां का जो सबसे बड़ा पुल है, उस पर हमला किया है और उसको तहस नहस कर दिया है। अब इस पुल के जरिए आम लोग भी वहां से गुजरते थे और इसको बड़ी अपनी कामयाबी बताते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट भी किया है, उसकी जानकारी भी देंगे। लेकिन दुनिया भर में तमाम नेता, तमाम विदेशों के राष्ट्राध्यक्ष इस लड़ाई को लेकर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ दिखाई पड़ रहे हैं और यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने एक बार फिर इस लड़ाई को खत्म करने के लिए, शुरू करने के लिए जिम्मेदार बताया है अमेरिका और इसराइल को और ये भी कहा है कि खत्म करने की कोशिशें भी उनकी तरफ से होनी चाहिए। बहरहाल पहले बात करते हैं ताज़ा तरीन हमलों में कहां कहां क्या कुछ हुआ है। अमलेंदु जी। समीर जी, एक तो अभी थोड़ी देर पहले ईरान ने अमेरिका का एक F-35 विमान जो है युद्धक विमान, उसको अपनी जो स्वदेशी रक्षा प्रणाली थी उससे मार गिराया है और उसके विजुअल्स भी सामने आ गए हैं कि वो F-35 मार गिराया गया है। दूसरा F-35 है जो इस युद्ध के दौरान ईरान ने मार गिराया है। अब तक कहीं भी F-35 नहीं मार गिराया गया था और ये समझा जाता था कि साहब वो रडार को चकमा देने में माहिर है। F-35, उस F-35 को स्वदेशी उसकी जो ड्रोन और मिसाइल थी उनसे ही उसने उसको मार गिराया है। तो एक बड़ा झटका ये अमेरिका के लिए माना जा रहा है कि उसका जो जिस पे उसको बड़ा नाश था F-35, वो दूसरी बार जो है वो ईरान ने गिरा दिया है। इधर समीर जी, जो कुवैत में जो है खबरें आ रही हैं, कुवैत पे हमला किया है इसने, ईरान ने, और वहाँ आग लगी हुई है। ये साफ पे यहाँ से वहाँ से आ रहा है और डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ अपनी धमकियाँ और तेज़ कर दी हैं और उनका कहना है कि हमने अभी इंफ्रास्ट्रक्चर को अब तबाह करना शुरू नहीं किया है, हम पूरे देश को तबाह कर देंगे, ये उनका कहना है। इधर ईरान ने पूरे क्षेत्र में कई ठिकानों पर हमले की घोषणा की है, जिसमें संयुक्त अरब अमीरात में अमेरिका के स्वामित्व वाले स्टील प्लांट और इजराइल में एक हथियार फैक्ट्री शामिल है। और अमेरिका के सेना के चीफ ऑफ स्टाफ जो है रैंडी जॉर्ज, जो अमेरिकी सेना के सबसे बड़े वर्दीधारी अधिकारी हैं, उनको जो है अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के कहने पर अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। मतलब वो एक तरीके से जबरन रिटायर कर दिए गए हैं, जबरिया रिटायर कर दिए गए हैं, चूँकि आरोप ये था कि वो इस युद्ध में ट्रंप का और पीट हेगसेथ का कहना नहीं मान रहे थे और बचाना चाहते थे अपने सैनिकों की जान को, तो ये आरोप लग रहे हैं। और इधर जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है वो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में जहाज़रानी की सुरक्षा के लिए देशों को बल प्रयोग की अनुमति देने वाले प्रस्ताव पर विचार कर रही है और उसके लिए विमर्श टाल दिया गया है। इसके लिए होने वाली वोटिंग जो है शुक्रवार को, यानी आज थी, इसको शनिवार के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है। लेकिन इस बीच ईरान ने साफ चेतावनी दी है कि अगर इस तरीके का कोई प्रस्ताव पारित होता है तो हम अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत अपनी रक्षा का अधिकार हमारे पास है, हम फिर हमले करेंगे, ये ईरान ने समीर जी कह दिया है। इधर जो इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटी है, उसके प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख ने कहा है कि ईरान में आपातकालीन चिकित्सा जरूरतें तेज़ी से बढ़ रही हैं। अगर ईरान पर यूएस इजराइल युद्ध जारी रहता है तो ट्रॉमा किट से दूसरी जरूरी चीज़ों की कमी होने का खतरा है। समाचार न्यूज़ एजेंसी तास के अनुसार
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सलाहकार यूरी उशाकोव ने कहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज रूस के लिए खुला रहेगा। ये हमारी ईरान से बातचीत हो गई है। यमन में हूथी के समूह ने कहा है कि उसने बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार का इस्तेमाल करके एक सैन्य अभियान चलाया, जिसमें उसने जिन जगहों को निशाना बनाया उनमें उसने महत्वपूर्ण इजरायली जगह बताया है। और इधर यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बेटों एरिक ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर द्वारा समर्थित ड्रोन कंपनी जो है खाली देशों को उपकरण बेचने की कोशिश कर रही है। ये देश ईरान पर यूएस इजराइल के दौरान यूएस सैन्य सहायता पर निर्भर है। ये भी एक खबर आई है। इधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ फ़ोन पर बातचीत के दौरान ईरान पर युद्ध को खत्म करने के लिए कूटनीतिक प्रयासों को तेज करने का आह्वान किया है। इधर जो है जो ओरेकल है, एक बड़ी कंपनी जो है समीर जी, उस ओरेकल पर हमला किया है ईरान ने, और ईरान के हमले में बहुत नुकसान जो है वो एक तरीके से हुआ है ओरेकल को। ये कहा भी था ईरान ने कि आप अगर हमारे यहाँ पर ठिकानों पर, पावर प्लांट पर और सार्वजनिक जगहों पर हमले करेंगे तो फिर हम आपकी कंपनियों को और जहाँ जहाँ अमेरिकी निवेश है वहाँ हमला करेंगे। इससे पहले कुछ दिन पहले बहरीन में अमेजोन के दफ्तर पर हमला किया था, और ये ओरेकल पर जिस तरीके से हमला किया तो ये एक बड़ा झटका है उन अमेरिकी कंपनियों को भी जो इस युद्ध का शिकार बन रही हैं, इसलिए कि उनके देश की सरकार ईरान पर हमले कर रही है। तो बहुत सी नई खबरें रही है, लेकिन ये जो सैनिकों के खिलाफ, सेना अध्यक्ष के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है अमलेंदु जी, इसका निश्चित तौर पर वहां की सेना के मनोबल पर असर पड़ेगा, क्योंकि जो सेना की भी बात नहीं मान रहे हैं, ये बात भी अब स्पष्ट हो गई है इस कार्रवाई के बाद। बिल्कुल समीर जी, इस कार्रवाई के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि सेना वहां की जो समझदारी से काम ले रही है उसको मालूम है कि उसके सैनिकों का नुकसान होना है। जाहिर सी बात है कि सेना का चीफ होने के नाते रैंडी जॉर्ज जो हैं वो इस बात को आप समझ रहे थे कि किस तरीके से अमेरिका के सैनिकों को नुकसान पहुंचेगा। ईरान जंग में कितना नुकसान हो चुका है, खबरें छिपाई जा रही हैं। बिना किसी रणनीति के, बिना किसी योजना के, बिना किसी जानकारी के आप कूद गए हैं इसराइल के दबाव में आकर। बिल्कुल इसके दबाव में आकर कूद गए, और इतना ही नहीं हुआ है, जो वहां की अटॉर्नी जनरल हैं उनको भी बर्खास्त कर दिया गया है। तो वो अटॉर्नी जनरल जो हैं वो भी एक तरह से कहा जाए कि वो हालांकि उनके ऊपर तो जो है आरोप है कि वो जो इसके एपस्टीन फाइल्स जो हैं इसके लेकर जो है वो आया है, ये कहा जा रहा है। मतलब उनकी बर्खास्तगी के पीछे एपस्टीन फाइल्स का मामला है, जिसको उन्होंने ठीक से टैकल नहीं किया, ये आरोप उन पर लगे हुए। हाँ, ये आरोप उनके ऊपर लगे, तो सीधे कहा जाए कि वो बचाव नहीं कर पाई उस मामले में, इसलिए उनको उस मामले में बचाव नहीं कर पाई। और समीर जी, अब ये जो है ईरान के खिलाफ जो अमेरिका इजराइल की युद्ध की शुरुआत के बाद से 3 बड़े अफसर जो हैं वो या तो बर्खास्त किए जा चुके हैं या इस्तीफा दे चुके हैं। सबसे पहले इस्तीफा दिया था जो कैंट, जो यूएस की नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और उसके बाद अब ये जनरल रैंडी जॉर्ज जो हैं, जो यूएस आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ हैं, उनको उनके पद से हटा दिया गया। और पाम बॉन्डी जो यूएस की अटॉर्नी जनरल हैं, उनको अपने पद से हटा दिया गया है। और इस बीच समीर जी, जो कैंट हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया है और एक वार्ता में उन्होंने कहा, उनका कहना है, जो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी केंद्र के पूर्व निदेशक हैं, कि किसी भी सिस्टम का मकसद वही होता है जो वह करता है। हम लोग उनका ट्वीट देख भी सकते हैं। तो जो कैंट का ट्वीट देखते हैं, और ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने इस लड़ाई में अमेरिका के शामिल होने के बाद उसके विरोध में इस्तीफा दिया था। वहां पर काउंटर टेररिज्म सेंटर के डायरेक्टर थे। वो लिख रहे हैं कि किसी भी सिस्टम का मकसद वही होता है जो वो करता है। इजराइल बातचीत करने वालों को निशाना बना रहा है ताकि यह पक्का हो सके कि हम युद्ध खत्म ना कर पाए, और यह भी पक्का हो सके कि इसके बाद जो ईरानी नेता आए वे ज्यादा कट्टर हों, जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि युद्ध चलता ही रहे। युद्ध को खत्म करने का पहला कदम इजराइल को रोकना चाहिए, इजराइल को रोकना होना चाहिए। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि इजराइल को इस युद्ध में अमेरिका को लपेटे रहने का एक बहाना चाहिए, क्योंकि ईरान तो लंबे समय तक लड़ सकता है। इजराइल का इसमें फ़ायदा दिख रहा है, और इजराइल के फ़ायदे की वजह से अमेरिका को इस लड़ाई में झोंका गया है। अब ये जो जितने भी जिनको हटाया गया है, जो आए हैं, अब ये लोग खुलकर इस पूरी जो लड़ाई हो रही है, किस वजह से अमेरिका इस लड़ाई में कूदा है, क्या क्या नुकसान हुआ है, अब वो सारी खबरें भी धीरे धीरे आएंगी। बिल्कुल समीर जी, अब धीरे धीरे सारी खबरें आ रही हैं। और जो पाषाण युग में भेजने की बात ट्रंप साहब कर रहे थे, तो कहा यह जा रहा है कि पाषाण युग में भाई तुम्हारा तो अस्तित्व ही मिट जाएगा। फिर पाषाण युग में अमेरिका था ही नहीं कहीं आप थे ही नहीं, आप तो 250 साल पुराने मुल्क हैं। तो आपका तो बिल्कुल जो है वो अस्तित्व मिट जाएगा। और आप पाषाण युग में भेजने की बात कैसे कर रहे हैं, जिसकी 6000 साल पुरानी सभ्यता है। सबसे पुरानी
सभ्यताओं में से एक जो है वो फारस की खाड़ी की सभ्यता है, आप उसको मिटाने की बात कर रहे हैं। तो जाने कितने आए कितने चले गए। ट्रंप जैसे लोग जो है समीर जी इन 6,000 सालों में जाने कितने आए होंगे कितने चले गए। लेकिन साउथ अफ्रीका का जो ईरान का दूतावास है अमलेंदु जी, बड़ा बढ़िया जवाब दिया है उन्होंने। और अगर उनके ट्वीट को हम लोग देख सकें, उन्होंने किस तरीके से लिखा है कि इसका मजाक उड़ाया है कि आप कहाँ से पाषाण युग में भेज पाएंगे, आपको कुछ इतिहास की जानकारी है भी या नहीं। उस ट्वीट को अगर हम लोग देखें तो उसमें जो साउथ अफ्रीका में ईरान का दूतावास है, कई दूतावास है जो इस तरीके से लगातार तंज कस रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के इन बयानों पर। जो कि पीट हेग्सेथ ने उनके ट्रंप के ही बयान को ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि बैक टू द स्टोन एज। उसके जवाब में जो ईरान की एम्बेसी है वो लिख रही है कि स्टोन एज एट ए टाइम व्हेन यू वेर स्टिल इन केव्स, यानी आप जब गुफाओं में आग ढूंढ रहे थे उस समय हम लोग साइरस सिलेंडर में वहाँ पर ह्यूमन राइट्स की बातें कर रहे थे, उसकी चर्चा कर रहे थे। और यहाँ पर जो आप जब हम लोगों ने सिकंदर को रोकने का काम किया, मंगोल आक्रमणों को रोकने का काम किया, तो आप हमको भेज रहे हैं इसको। लेकिन हम जो जी रहे हैं, जिसको हमने जिया है, वो एक सभ्यता है, वो आपकी तरह से नहीं मिलती है। बिल्कुल। और ये भी लिखा है कि वी आर नॉट जस्ट ए कंट्री, हम केवल एक देश नहीं है, इट इज ए सिविलाइजेशन, ये एक सभ्यता है। और बिल्कुल समीर जी, फारस की सभ्यता जो है सबसे पुरानी सभ्यता जो है मोहनजोदड़ो और मेसोपोटामिया की सभ्यता, बिल्कुल सबसे पुरानी सभ्यता जो है वो फारस की खाड़ी की सभ्यता है। और भारत में भी जो है वहाँ से तमाम लोग आए हैं। यहाँ भी जो शाह लोग लिखते हैं वो सब वहीं से आए हुए हैं, ईरान से, शाह जितने भी हैं। तो ये सब चीज़ें हैं समीर जी। तो आप समझ सकते हैं कि ये बताया जा रहा है अमेरिका को कि तुम संस्कृति विहीन लोग, हिप 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 हुर्रे करने वाले, तुम संस्कृति क्या जानो, तुम 250 साल पुराने हो, तो तुमसे संस्कृति की बात करना है जो वो बेकार है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी कि ईरान केवल एक देश नहीं है, ये एक सभ्यता है और इसकी एक परंपरा रही है हजारों साल से। हम इस संस्कृति को, इस सभ्यता को जीते चले आ रहे हैं। तो बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया है। और इधर बीच ये बयानबाजी जो है इसकी अमेरिका की और डोनाल्ड ट्रंप की खास तौर पर, वो लगातार पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। कल तो बहुत ही फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने बहुत किसी सवाल के जवाब में उन्होंने बहुत एक तल्ख टिप्पणी की। और सीधे सीधे अगर हिंदी में कहा जाए तो उसका मतलब था कि बेमतलब की बकबक रोज नहीं करनी चाहिए, काम की बात करनी चाहिए और क्या कुछ हो रहा है सच्चाई स्वीकार करनी चाहिए। और दूसरी बात यह भी है कि जिस तरह से नेटो की वो बार बार आलोचना कर रहे हैं और यूरोपियन देशों की आलोचना कर रहे हैं, इस लड़ाई में उनको शामिल करने की मांग बार बार कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उसके जवाब में उनका ये बयान आया है। और यही नहीं अमलेंदु जी, तो मैक्रो पर, उसके अलावा अपने ही देश के गृह मंत्री पर बहुत सी व्यक्तिगत टिप्पणियां, ओछी टिप्पणियां कर, यहाँ तक कि उनके साथी हैं वो सऊदी अरब के प्रिंस जो हैं उनके ऊपर मतलब बहुत भद्दी टिप्पणियां जो है वो ट्रंप ने की हैं। मोदी जी के ऊपर बहुत भद्दी टिप्पणियां की हैं। मतलब हम दूसरों की क्या बात करें, हमारे देश के प्रधानमंत्री के ऊपर ही बहुत भद्दी टिप्पणियां की हैं। वो तो मोदी जी शरीफ आदमी है, इसलिए कोई जवाब नहीं दिया ट्रंप को, वरना जवाब देते तो अकल ठीक हो जाती ट्रंप की एकदम से। हालांकि मुझे लगता है मोदी जी को जवाब देना चाहिए। उनकी गालियों को, टिप्पणियों को नहीं गिनते शायद। हाँ, वो गिनते नहीं है। मतलब जो रोज 2.5 किलो गालियाँ खाते हैं उसमें ट्रंप की गालियाँ शामिल नहीं करते हैं वो, वरना ये जो है 2.5 क्विंटल की गालियाँ रोज गिन लेते हैं। 2.5 क्विंटल गालियाँ उनको रोज दी जाती हैं। बहरहाल वो मोदी जी उनके दोस्त हैं, वो दोस्ती में बहुत कुछ होता रहता है। वो एक चुटकुला सुनाते हैं कि अंदर गए तो बाहर निकले झाड़ते हुए कि क्या यार, कि वो बहुत पुराना यार है, तो जो था वो जुआ झटकी कर रहा था, तो वही बातें हो सकती हैं। बहरहाल समीर, इस बीच जो है समीर जी, जो ओरेकल पे जो हमला किया है इसने IRGC ने, ये बहुत बड़ी खबर जो इस समय है। और कल रात में ये हमला हुआ, इसके डेटा सेंटर और कंप्यूटिंग साइट जो है इस पर किया गया है। और जो IRGC है उसने कल रात में घोषणा की कि उसने ईरान में हुई हालिया हत्याओं के जवाब में संयुक्त अरब अमीरात स्थित अमेरिकी तकनीकी दिग्गज ओरेकल से संबंधित एक डेटा सेंटर और कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे पर हमला किया है। IRGC के जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि यह हमला दुश्मन द्वारा ईरानी व्यक्तियों को निशाना बनाकर किए गए आतंकी अभियानों का सीधा प्रतिशोध था। बयान में कहा गया है कि जैसा हमने चेतावनी दी थी, ईरानी व्यक्तियों की हत्या के जवाब में हम उन खुफिया सूचना प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जासूसी कंपनियों को निशाना बनाएंगे जो दुश्मन के आतंकवादी अभियानों के स्तंभ हैं। IRGC ने कहा कि ओरेकल पर हमला प्रतिशोध की एक समान पद्धति का अनुसरण करता है। कमांडर फतलियाजादेह की हत्या के प्रतिशोध में अमेरिकी कंपनी अमेजन के क्लाउड कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे को नष्ट किए जाने के बाद आज डॉक्टर कमाल खर्राजी और उनकी पत्नी की हत्या के जवाब में अमीरात स्थित अमेरिकी कंपनी ओरेकल के डेटा सेंटर और कंप्यूटिंग बुनियादी ढांचे पर हमला किया गया।
डॉक्टर खराजी जो है वो ईरान की विदेश संबंधों की रणनीतिक परिषद के प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं और इससे पहले अगस्त 1997 से अगस्त 2005 तक ईरान के विदेश मंत्री के रूप में काम कर चुके हैं। इस हमले में वो घायल रूप से घायल हो गए हैं जबकि उनकी पत्नी शहीद हो गई। IRGC ने उन कंपनियों को स्पष्ट चेतावनी जारी की है जिन्हें वह भविष्य में ईरानी नागरिकों के खिलाफ आक्रामकता के कृत्यों में संलिप्त मान सकता है। बयान में कहा गया है कि यदि अपराध दोहराए जाते हैं और एक और हत्या होती है तो अगली कंपनी को निर्णायक जवाब लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। ये साफ तौर पर कह दिया गया है। और इधर बीच बड़ी खबर ये आ रही है अमलेंदु जी, जिस यहाँ पर जो अपने जो सेना के प्रमुख को हटाया है अमेरिका ने, कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ की जो कार्यप्रणाली है, कार्यशैली है, उसके खिलाफ जबरदस्त विरोध है। चूंकि पीट हेग्सेथ वही बातें दोहरा रहे हैं, हाँ में हाँ मिला रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, और उन्होंने वहां के रक्षा मंत्रालय का नाम भी बदलकर डिपार्टमेंट ऑफ वॉर कर दिया है, युद्ध मंत्रालय कर दिया है। और तमाम मनमानियां ऐसी हैं, और ये भी जो तमाम खबरें आ रही हैं कि वो जरूरी मुद्दों के बजाय छोटे छोटे मुद्दों में, आपसी मुद्दों में या राजनीतिक मुद्दों में उलझे हुए हैं और सैनिकों को उस तरीके से निर्देश दे रहे हैं। तो उसके खिलाफ ये लोग आवाज उठा रहे थे, इस वजह से उनको बर्खास्त किया गया है। लेकिन एक बर्खास्त हुए हैं, अगर पूरी सेना में इस तरह की बातें हो रही हैं तो ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है अमेरिका के लिए, वहां की सेना के लिए और डोनाल्ड ट्रंप के लिए। बिल्कुल समीर जी, डोनाल्ड ट्रंप और वहाँ की सेना दोनों के लिए, और ये एक तरीके से कहा जाए समीर जी, सैन्य विद्रोह को भी जन्म दे सकता है। जो यूके के पूर्व सांसद हैं जॉर्ज गैलोवे, वो जो कह रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप को वहाँ की सेना गिरफ्तार करे, और जिस तरीके से एक सीनेटर कह रहे थे कि ये बेहमी व्यक्ति जो है डोनाल्ड ट्रंप, ये दुनिया और देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। तो क्या अमेरिका की सेना कोई ऐसा काम करने जा रही थी जो खतरा हो सकता था डोनाल्ड ट्रंप के लिए? अब इस तरीके की चर्चाएं भी चलने लगी हैं। वहाँ का एक अखबार है समीर जी, द हिल, और पेंटागन के एक अधिकारी ने द हिल अखबार को बताया कि हेग्सेथ ने व्यक्तिगत रूप से जनरल जॉर्ज को बिना देरी किए पद छोड़ने और सेवानिवृत्त होने का आदेश दिया था। बाद में पेंटागन ने इस कदम की पुष्टि करते हुए मुख्य प्रवक्ता शॉन पर्नेल के माध्यम से एक बयान जारी किया कि युद्ध विभाग जनरल जॉर्ज द्वारा हमारे राष्ट्र के लिए दशकों तक की गई सेवा के लिए आभारी है। हम उनके सेवानिवृत्ति जीवन के लिए शुभकामनाएं देते हैं। और ये जॉर्ज जो हैं, जिनको जॉर्ज जो हैं, इनको रैंडी जॉर्ज, इन्होंने सीनेट की पुष्टि के बाद सितंबर 2023 में ही जो है सेना के सर्वोच्च पद का कार्यभार संभाला था। इसके पहले वो वाइस चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में कार्य कर रहे थे। वेस्ट पॉइंट से स्नातक और 1988 में कमीशन प्राप्त करने वाले जॉर्ज ने इराक और अफगानिस्तान पर अमेरिकी आक्रमणों में भाग लिया था। यह युद्ध अंततः वाशिंगटन के क्षेत्रीय वर्चस्व के उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहे थे। तो ये एक तरीके से आ रहा है। और जो पद संभाल संभालने के बाद से ही जो है युद्ध भड़काने वाले हेग्सेथ ने वायुसेना के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल जेम्स लाइफ, रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल जेफरी क्रूज और नौसेना संचालन प्रमुख एडमिरल लिसा फ्रेंची सहित 1 दर्जन से अधिक उच्च पदस्थ पदाधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। ये खबर है, यानी 1 दर्जन से ज्यादा उच्च पदाधिकारी जो हैं वो पीट हेग्सेथ के युद्ध मंत्री बनने के बाद बर्खास्त किए जा चुके हैं अमेरिका में। इसका मतलब बड़े पैमाने पर वहां पीट हेग्सेथ और डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वहां सेना में जो है वो नाराजगी और गुस्सा दिखाई पड़ रहा है। इतने बड़ी संख्या में, अमेरिका में इतनी आसान नहीं है बर्खास्तगी, कहीं भी सेना के अधिकारियों की बर्खास्तगी, और अगर इतनी बड़ी संख्या में ये बर्खास्तगी हो रही है तो ये समझा जा सकता है कि वहां की सेना में एक तरीके से बगावत हो चुकी है। बिल्कुल समीर जी, वहाँ की सेना में बगावत हो चुकी है, और हो सकता है किसी दिन वहाँ की सेना जो है वो अपने टैंक लेकर व्हाइट हाउस की तरफ चल दे अगर इस तरह की परिस्थितियाँ रहती हैं। आप समझिए कि 1 दर्जन से अधिक अगर सीनियर ऑफिसर्स जो है वो बर्खास्त कर दिए जाएं तो ये बहुत बड़ी घटना है। और ऐसे युद्ध सेना प्रमुख को जबरन रिटायर कर, सेना प्रमुख को आप जबरन रिटायर कर दें, और जो आपका एंटी काउंटर टेररिज्म का जो चीफ है वो इस्तीफा दे दे आपके ऊपर तमाम गंभीर आरोप लगाते हुए कि इजराइल की वजह से आप ये युद्ध कर रहे हैं। तो ये वहाँ एक बड़ी चीज़ जो है वो साफ तौर पर समझिए देखी जा सकती है कि इसमें अब इसके बाद जो है ये जो सैन्य बयानबाजी जो है वो वहाँ काफ़ी ज़्यादा शुरू हो गई हैं, और एक तरीके से कहा जाए अमेरिकी सेना जो है उसका राजनीतिकरण हो रहा है, इसकी तरफ भी जो है वो चर्चा वहाँ चलने लगी। बिल्कुल। और ये जो जिस तरीके से अमलेंदु जी ईरान में हमलों के दौरान, आक्रमण के दौरान जिस तरीके से वहाँ पब्लिक प्लेसेस को निशाना बनाया गया है, वहाँ पर अस्पतालों को निशाना बनाया गया, वहाँ स्कूलों को, कॉलेजों को, विश्वविद्यालयों को निशाना बनाया गया है, उसको लेकर भी अमेरिका में ज़बरदस्त नाराज़गी है कि ये इस तरह की लड़ाई जो एक गैर कानूनी है और अमानवीय है, ये लड़ाई क्यों लड़ी जा रही है। वहाँ पर सेना लड़ती है, आम लोगों पर प्रहार नहीं करती है।
और इसको लेकर जो WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके प्रमुख ने कई तस्वीरों के साथ ट्वीट किया है। अब्बास अराक्ची जो विदेश मंत्री हैं ईरान के, उन्होंने उनके ट्वीट को, WHO के प्रमुख के ट्वीट को रीट्वीट किया है। उसको हम लोग देखते हैं और क्या कुछ लिखा है उन्होंने। जो ये WHO के प्रमुख हैं टेड्रोस अधानोम घेब्रेयेसस लिख रहे हैं कि मध्य पूर्व में बढ़ते संघर्ष के बीच हाल के दिनों में ईरान की राजधानी तेहरान में स्वास्थ्य सेवाओं पर कई हमलों की खबरें मिली हैं। ईरान के पाश्चर इंस्टीट्यूट को भारी नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण वह स्वास्थ्य सेवाएं जारी रखने में असमर्थ हो गया है। और इसी को उन्होंने रीट्वीट किया है कि डायरेक्टर जनरल WHO का ये ट्वीट है। और किस तरह से वो तमाम तस्वीरें, ये सारी अस्पतालों की तस्वीरें हैं और यहाँ यानी जो अस्पताल से जुड़ी हुई चीज़ें, एम्बुलेंस होगी, बहुत सारे दवाइयाँ जा रही होंगी, एड जा रही होगी, उन जगहों पर टारगेट किया जा रहा है। अब ये बिल्कुल ये दिखा रहा है कि ये किस तरीके की झुंझलाहट है, फ्रस्ट्रेशन है। और शायद सेना के लोग इस तरह की कार्रवाई करने से मना कर रहे होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। चूंकि सेना, समझिए, देखिए वो सेना राजनीतिक नहीं है। सेना के अपने एक उसूल होते हैं। किसी भी देश की सेना हो वो नियम कायदे से बाहर जाकर नहीं कर सकती है। ट्रंप तो कल चला जाएगा, ये सेना के अफसर तो रहेंगे, इनको तो लंबी नौकरी करनी है। मुकदमे जब अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चलेंगे तो यही सब आएंगे गिरफ्त में, क्या जवाब देंगे इन सबका। तो ये उनकी अपनी चिंताएं, तो इसलिए वो कानून से बाहर जाना नहीं चाहते। और इसीलिए समीर जी, ट्रंप की लगातार घोषणा के बावजूद अभी तक जमीन पर सेना नहीं उतारी जा चुकी है। चूंकि सेना के अंदर इसको लेकर काफी ज्यादा विद्रोह की स्थिति वहां अमेरिका में पैदा हो गई है। हम लोग चर्चा कर भी रहे थे कि अगर ऐसा होता है, चूंकि वहां पर सेना के एक मौजूदा कमांडर ही टेलीविजन चैनल पर बता रहे हैं कि अगर ऐसा हुआ तो उनको मुंह के मौत में डालना है। वहां पहले तो मंजूरी नहीं मिलेगी और अगर मिलती है तो मंजूरी नहीं मिलेगी। जबरन अगर भेजने की कोशिश करते हैं तो सेना बगावत कर जाएगी, क्योंकि वहां भेजने का कोई मतलब ही नहीं है। ये स्थितियां हैं। बिल्कुल समझिए, ये स्थितियां हैं कि वो किसी भी तरीके से वहां कोई मतलब आप इसको संभाल नहीं सकते हैं, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। और इसीलिए काफ़ी परिस्थितियां वहाँ अमेरिका के अंदर भी बिगड़ी हुई अब दिखाई पड़ रही हैं। लेकिन समीर जी, इस बीच ईरान ने जो है मध्य इजराइल पे मिसाइलों से निशाना बनाया है, मिसाइलों से उसने हमले किए हैं। और IDF ने मध्य इजराइल को निशाना बनाते हुए मतलब जो बनाया है, इसका वहाँ की सेना ने जो है जानकारी दी है इजराइल की। और तेल अवीव और आसपास के शहरों में जो है वो सायरन बज रहे हैं। इस बीच IRGC ने 91 लहर जो है वो तेल अवीव और हाइफा पर बड़े पैमाने पर उसने हमले किए हैं। और इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कोर IRGC ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की वेव 91 के तहत भारी मिसाइल हमलों की शुरुआत की घोषणा की है, जिसका लक्ष्य तेल अवीव और हाइफा के केंद्र होंगे। गुरुवार देर रात IRGC द्वारा एक बयान के मुताबिक हमलों के कारण 50 लाख इजरायली बस्तियों के निवासियों को भूमिगत बंकरों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा है। बयान में यह भी खुलासा किया गया है कि यमन मोर्चे ने दक्षिणी इजरायली कब्जे वाले क्षेत्रों दुमेना की ओर से हमले शुरू कर दिए हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि लगातार हो रहे विस्फोटों की आवाज़ ने आपातकालीन बचाव कर्मियों को भ्रमित कर दिया है और उन्हें इस स्थिति से निपटने में मुश्किल हो रही है। यमन के अंसारुल्लाह के एक सैन्य प्रवक्ता ने घोषणा की कि ईरान और हिजबुल्लाह के साथ मिलकर तेल अवीव के जाफा क्षेत्र में दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों के खिलाफ एक संयुक्त अभियान चलाया गया। प्रवक्ता ने हमले की समन्वित प्रकृति पर जोर दिया और क्षेत्र में चल रहे प्रतिरोध अभियानों में तीनों पक्षों के बीच प्रयासों की एकता को रेखांकित किया। इजरायली प्रसारक KAN के अनुसार सैकड़ों किलोग्राम वजनी वारहेड ले जाने वाली ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल ने कई स्थानों पर भारी नुकसान पहुंचाया है। IRGC ने संकेत दिया है कि मिसाइल हमलों के दायरे और प्रभाव के बारे में आगे की जानकारी आने वाले कुछ घंटों में जारी की जाएगी। पिछले कुछ घंटों में IRGC ने भारी बैलिस्टिक मिसाइलों और हमलावर ड्रोनों का उपयोग करते हुए समन्वित बड़े पैमाने पर हमलों की एक श्रृंखला शुरू की है, जिसमें कब्जे वाले क्षेत्रों पूरे इजरायली क्षेत्र में अमेरिकी बलों के कई रणनीतिक ठिकानों संकेंद्रों को निशाना बनाया गया। जी बिल्कुल। और ये एक CNN की एक रिपोर्ट आई है अमलेंदु जी, और बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें लिखा है कि ईरान ने 1 मार्च को सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर मौजूद अमेरिका के अहम AN/TPY-2 रडार को नष्ट कर दिया। ये रडार अमेरिकी थार्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केवल इस रडार के एंटीना की कीमत ही लगभग $136 मिलियन है। इस हमले में अमेरिका का एक सैनिक भी मारा गया है। CNN की रिपोर्ट है। 1 मार्च की वो घटना, यानी इस लड़ाई के 2 दिन बाद ही, 2 दिन के अगले ही दिन 28 फरवरी को लड़ाई शुरू हो रही है और 1 मार्च को जिस रडार को खत्म किया था उसके बाद से तो न जाने कितने रडार नष्ट किए हैं ईरान ने। इस एक रडार के एक एंटीना की कीमत $136 मिलियन है और उसको खत्म करने में, नष्ट करने में ईरान को लग क्या रहा है, 1.5-2 लाख रुपए, 4 लाख की शायद ड्रोन से, उसके 1.5 लाख रुपए का ड्रोन, 1.5 लाख रुपए के ड्रोन से $136 मिलियन का थाड़ जो है वो तबाह कर दिया ईरान ने।
अब इसका अगर अंदाजा लगाए 2 F-35 F-16 कितने गिरा दिए, यानी वहां पर तो एक आर्थिक रूप से तबाही मचा दी। और तभी पेंटागन कह रहा है कि अब आगे लड़ाई लड़ने के लिए और पैसा दो, नहीं तो पैसा दो। और 20 जहाज अब तक जो है वो गिराए जा चुके हैं अमेरिका के। तो अब ट्रंप साहब जो कुछ भी बताएं कि साहब B-1 जो है हमने पुल जो है वो गिरा दिया, लेकिन वो पुल तो फिर बन जाएगा। लेकिन ये $136 बिलियन का ये थाल कितने दिनों में बनेगा? और पुल गिराकर आप क्या संदेश दे रहे हो? आम लोगों को आप परेशान कर रहे हो वहां पर कि लोग जाने ना पाए। कोई जरूरी तो है नहीं, सेना को तो जहां जाना है वो तो जहाज से जाएगी। सेना का मूवमेंट कोई उसी पुल के जरिए तो होगा नहीं, जहाज से जाएगी। और सेना के पास तमाम तकनीक होती है, पुल तुरंत बन जाते हैं। भाई तमाम जो टैंक होते हैं वो तो पानी के ऊपर भी चले जाते हैं ना, दलदल में भी चले जाते हैं। तो उन्हें इंतजार थोड़ी करना पड़ता है कि पुल बनेगा तब यहाँ से हम पार करेंगे। तो ये देखा जा सकता है। तो यानी आप जो परेशानी पैदा कर रहे हैं वो आप आम नागरिकों के लिए कर रहे हैं। इधर समीर जी खबर ये है कि 93,000, एक आध नहीं, 93,000 मकान और बिल्डिंग्स जो हैं उनको अमेरिका और इजराइल ने ईरान में नष्ट किया है। 93,000, आप समझ लीजिए कितनी बड़ी संख्या जो है ये वहाँ की जो आधिकारिक सूचना है वो है समीर जी। और एक चीज़ और है, जो अभी यहाँ पर मुंबई में जो कॉन्सुलेट है वहाँ ईरान का कॉन्सुलेट जनरल, उसने तस्वीरें जारी की हैं, वो हम ट्वीट भी उनका देखते हैं। और उन्होंने कहा है कि ये जो F-35 विमान गिराया गया है अमेरिका का, इसको ईरान के जो घरेलू वही ड्रोन जो होते हैं उनके जरिए गिराया गया है। और ये इस पर ये लिख रहे हैं कि आप हाँ, दुश्मन का एक और F-35 हमारे स्वदेशी रक्षा प्रणालियों द्वारा मार गिराया गया। ईरान एक ऐसी शक्ति है जिसे हल्के में नहीं लिया जा सकता। आप मत सोचिए आपका लाखों डॉलर, करोड़ों डॉलर का जो है वो जो आपके हथियार है उनको हम कुछ लाख डॉलर में जो बने हुए हमारे घरेलू उपकरण हैं उनके जरिए हम नष्ट कर सकते हैं। बिल्कुल उनको नष्ट कर सकते हैं। और उसने वो फुटेज भी जारी किया है समीर जी, वो चित्र जारी किया है जहां पे वो उसको मार गिराया गया है। वो गिराइए ये वो जगह है जहां पर F-35 को ईरान के जो स्वदेशी रक्षा प्रणाली उसके जरिए इसको मार गिराया गया है। बिल्कुल इसको मार गिराया गया है। तो ये जो है उसका विजुअल भी जारी किया है, यानी जो करता है ईरान उसके बाकायदा विजुअल जारी करता है, उसके प्रमाण देता है कि हमने ये नुकसान किया और हमको ये नुकसान हुआ। दोनों बातें जो है वो ईरान बताता है। लेकिन खबरें छिपाई जा रही हैं अमेरिका और इजराइल में। और ये विजुअल उसने जारी किए हैं उसके वहाँ के उस समय के कि कैसे वो आया और कैसे गिराया गया, वो भी उसने जारी किया है कि कैसे हमने इसको जो है गिरा दिया है। अपनी रक्षा जो वायु रक्षा प्रणाली है उससे हमने इसको गिरा दिया है। तो ये उसने समीर जी दिखाया है साफ तौर पर। इधर समीर जी जो ईरान के सशस्त्र बल हैं उनके जो मुख्यालय है उसने US जायोनी शासन की जो मतलब है उसको बड़ी सख्त चेतावनी एक उसने जारी की है समीर जी। और ये चेतावनी जो है ये उसने कहा है कि हमारी सैन्य शक्ति के बारे में आपकी जानकारी अधूरी है। उसका जो वक्तव्य है वो हम लोग समीर जी सुन भी सकते हैं। जो उनके प्रवक्ता है जो क्या कह रहे हैं कि आपको जानकारी अधूरी है, ये इस बात को पहले भी वो कह चुके हैं और आपको पता नहीं चल रहा है। और जब जब ट्रंप कह रहे हैं कि हमने वहां की वायुसेना को खत्म कर दिया तो एक ड्रोन आकर F-35 नष्ट कर दे रहा है। उसके अलावा आप कह रहे हैं कि हमने उसकी नौसेना को खत्म कर दिया, वहां से वो तेल के ठिकानों पर हमले कर दे रहा है। और इस तरीके से तबाही हो रही है इजराइल में और मध्य पूर्व के देशों में। हाँ, अमेरिका के साजो सामान जो सैन्य से संबंधित चीज़ें हैं वो नष्ट हो रही हैं, लेकिन अमेरिका के सैनिक भी तो अपनी जान गंवा रहे हैं। इन्हीं सब को लेकर वहाँ पर एक विद्रोह की स्थिति है। पहले सुन लेते हैं जो ईरानी सेना के प्रवक्ता हैं वो क्या कह रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। همان گونه که گفته بودیم به دشمنان آمریکایی صهیونیستی اعلام می‌کنیم اطلاعات شما از توان و قدرت نظامی و تجهیزات ما ناقص است. از ظرفیت‌های بسیار گسترده و راهبردی ما هیچ چیز نمی‌دانید. امید نداشته باشید که مراکز تولید موشک‌های راهبردی، پهپادهای دوربرد تهاجمی، سامانه‌های نوین پدافند هوایی و جنگ الکترونیک و تجهیزات ویژه ما را نابود کرده باشید که با چنین تصوری عمق باطلاقی که در آن خود را گرفتار کرده اید را بیشتر خواهید کرد. مراکزی که به تصورتان هدف قرار داده اید ناچیز بوده و تولیدات راهبردی نظامی ما در نقاطی صورت میگیرد که به هیچ وجه از آن اطلاع ندارید و هیچ وقت دستتان نیز به آنها نخواهد رسید. زحمت شما را کم میکنیم مبنی بر اینکه موشک‌ها، پهپادها و تجهیزات راهبردی ما را نشمارید، چون قطعاً به خطا میروید و به جایی نخواهید رسید. شما باید تاوان تجاوزی که آغاز کننده آن بودید را به ملت شرافتمند
عزیز و مسلمان پس بدهید. با توکل بر خداوند متعال این جنگ تا خاری ذلت و پشیمانی دائمی قطعی و تسلیم شما ادامه خواهد داشت. در تداوم ضربات و तो ये बता रहे हैं कि आपने हमको बहुत कमज़ोर आंका है, हमारी ताकत को, हमारी सैन्य शक्ति के बारे में आपकी जानकारी अधूरी है, आपको हमारी विशाल रणनीतिक क्षमताओं के बारे में कुछ पता नहीं है, जिन ठिकानों पर आपको लगता है कि आपने हमला किया है वो बहुत कम महत्व के हैं, हमारे मुख्य सैन्य उत्पादन केंद्र आपकी पहुंच से बहुत दूर है। और लगातार आप हम लोग देख भी रहे हैं कि जो बंकर बस्टर बम है, उनको लगता है कि इन बंकरों के नीचे उत्पादन होगा, बनता होगा, मिसाइलें बनती होंगी, ड्रोन्स बनते होंगे, उनको आपने तबाह कर दिया, लेकिन उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ा उन बंकरों को। यानी वो बंकर जहां ये इनका निर्माण हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, वो वास्तव में पहुंच से बहुत दूर है। ये कह नहीं रहे हैं, ये दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, इस बीच समीर जी खबर और आई है कि ईरान ने नकली जो थे वो ड्रोन और मिसाइल जो हैं वो लॉन्च कर दिए, नकली हवा में उड़ा दिए ऐसी, और इनके जो थे वो सुरक्षा प्रणालियां उसी को भेजने पे लग गई, तो इनके ख़त्म कर दी नकली उससे ही, तो ये भी नुकसान हुआ। इधर जो समीर जी यूएस का इंटेलिजेंस विभाग है उसका कहना है कि अभी भी ईरान के पास 50% उसके मिसाइल लॉन्चर मौजूद हैं। ये CNN की एक रिपोर्ट आई है और CNN ने जो है वो रिपोर्ट में कहा है कि नए इंटेलिजेंस आकलन से पता चलता है कि ईरान ने अपने आधे मिसाइल लॉन्चर और एक तरफा हमला करने वाले ड्रोन को सुरक्षित रखा हुआ है। इसके अलावा तटीय सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाली क्रूज मिसाइलें भी ज़्यादातर जस बनी हुई हैं, जिससे हॉर्मुज स्टेट में जहाज़ों की आवाजाही को खतरा बना हुआ है। और इंटेलिजेंस से परिचित एक सूत्र ने कहा कि वे अभी भी पूरे क्षेत्र में भारी तबाही मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये कहना है CNN का एक इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के हवाले से समीर जी, अमेरिका की। मतलब ये वहाँ की जो इंटेलिजेंस के अधिकारी है ये ऑफ द रिकॉर्ड उनको बता रहे हैं, CNN को, वहाँ की मीडिया को, और उनके बयान के आधार पर, इस ऑफ द रिकॉर्ड बयान के आधार पर CNN ये रिपोर्ट कर रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और ये जो आखिर में कही है कि अभी भी वो तबाही मचाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है, आपने उनको खत्म नहीं किया है, नष्ट नहीं किया है। डोनाल्ड ट्रंप को पता नहीं कौन सी इंटेलिजेंस दे रही है खबर। ये जो खबर CNN ने की है ये अमेरिका के ही खुफिया विभाग के अधिकारियों के बयान के आधार पर उन्होंने रिपोर्ट की है। उनके आधार पर दी। और समीर जी, खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट तो मानी नहीं ट्रंप ने। अमेरिका की ही 18 खुफिया एजेंसियों ने रिपोर्ट दी कि ईरान परमाणु हथियार नहीं बना रहा है जी। और उनकी जो उसकी चीफ है तुलसी गैबार्ड, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं उनका व्यक्तिगत अपमान करना नहीं चाहती ट्रंप का, लेकिन ईरान जो है वो नहीं बना रहा था और नहीं बनाएगा, ये भी चीज़ कोई इस तरह की सूचना नहीं थी। यही बात जो केंट कह रहे हैं कि 18 एजेंसियों ने अमेरिका की ये कहा कि ईरान जो है वो कोई परमाणु अस्त्र नहीं बना रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमला कर दिया गया सिर्फ इजराइल के कहने पर। इस बीच जो ईरानी सेना के कमांडर इन चीफ हैं मेजर जनरल अमीर हातामी, उन्होंने समीर जी अपनी सेना को निर्देश दिया है कि अगर कोई हमला होता है, ज़मीनी हमला होता है, तो एक भी अमेरिकी सैनिक बचकर वापस नहीं जाना चाहिए, किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा जाना चाहिए दुश्मन को ज़मीनी हमले की स्थिति में। और उनका जो वक्तव्य है वो हम लोग सुन सकते हैं। उन्होंने ऑनलाइन जो है अपने कमांडर्स की बैठक में ये कहा है, उसको हम लोग सुन सकते हैं। बैठक हो रही है, इसी में कहा है, सुन लेते हैं क्या कहा है कमांडर इन चीफ मेजर जनरल अमीर हातामी ने। The commander-in-chief of the Iranian army has ordered operational headquarters to closely monitor enemy moves. Major General Amir Hatami warned that in the event of a ground invasion, not a single enemy soldier should be allowed to survive. He also ordered counterattacks against any offensive, emphasizing that the shadow of war must be lifted from Iran. And the commander said it is unacceptable for Iranians to live in insecurity while others remain safe, stressing that all should enjoy security. Meanwhile, Iran's parliament speaker says when the time comes to defend the homeland, every citizen becomes a soldier. Posting on the X social media platform, Ghalibaf said in less than a week, around 7 million Iranians have announced their readiness to take up arms and defend their country. तो ये बता रहे हैं कि दुश्मन की गतिविधियों पर कड़ी नज़र रखने का आदेश दिया है, चेतावनी दी है कि ज़मीनी हमले की स्थिति में दुश्मन के एक भी सैनिक को जीवित नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और ज़मीनी हमले की तो अब सीधे सीधे लग रहा है अमलेंदु जी की केवल धमकी दे रहे हैं। अब पिछले 2-3 दिनों से धमकी भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ट्रंप को भी पता है कि अब धमकी देने का मतलब यह है कि अब खुले तौर पर उस धमकी का विरोध अमेरिका में होगा, कहीं और नहीं होगा।
अमेरिका में होगा, बहुत ज़बरदस्त समीर जी विरोध होगा। ये मतलब एक तरह से कहा जाए उनके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है अमेरिका के लिए, क्योंकि वहाँ तो जो कल हटाना पड़ा है जिस तरीके से वहाँ के सेना के चीफ को जबरन रिटायर किया गया है, इसका मतलब वो ज़मीनी सेना नहीं भेज रहे थे, ये है। और जिस समय युद्ध की शुरुआत हो रही थी समीर जी, उस समय भी खबर आई थी कि इन्होंने उसका विरोध किया था युद्ध के जाने का, कि हमें युद्ध में नहीं जाना चाहिए, युद्ध जो है लंबा खिंचेगा, ट्रम्प साहब 2 दिन में खत्म नहीं होगा, ये इन्हीं सेना प्रमुख ने कहा था। तो उनको ही जबरिया रिटायर कर दिया गया है। ये अब ये वहाँ की खबरें आ रही हैं, तो सेना के अंदर भी वहाँ एक तरीके से देखा जा रहा है। इधर जो हूथी सेना के प्रवक्ता हैं याहिया सरी, उनका कहना है कि उनकी सेना ने ईरान और हिजबुल्लाह के साथ तालमेल बैठाकर यमन से तेल अवीव के पास स्थित अहम ठिकानों पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार की है, और उनके हमलों की तीव्रता इस बात पर निर्भर करेगी कि इजराइल और अमेरिका तनाव कम करते हैं कि नहीं। यानी अगर अमेरिका और इजराइल जो है वो तनाव जारी रखते हैं तो उनके हमले और तेज होंगे। इधर जो है जो एक अभियान जो चलाया गया है इनका, जो IRGC का 91 जो वेव थी, उसमें जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार तेल नोफ, पलमाचिम और बेन गुरियन हवाई अड्डे जो हैं, इनके सहित इजराइल के संवेदनशील हवाई अड्डों पर भारी हमले हुए हैं। और इसके तहत तेल अवीव, हाइफा, इलाक, नेगेव क्षेत्र और बीर शेवा जैसे शहरों में सैन्य जमाव स्थलों पर मिसाइलों और ड्रोन हमलों की बौछार हुई है, जिससे व्यापक क्षति और हताहत हुए हैं। इस बीच क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे भी अछूते नहीं रहे। कुवैत में अहमद अल जावेर और अलीस अल सलेम स्थित अमेरिकी अड्डों के साथ साथ सऊदी अरब में अल खालिद अड्डे पर भी सटीक भारी बैलिस्टिक मिसाइल हमले हुए, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इस अभियान के एक हिस्से में संयुक्त अरब अमीरात के अल दाफरा अड्डे पर तैनात प्रारंभिक चेतावनी रडार प्रणाली को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया। यह रडार प्रणाली क्षेत्र में हवाई और मिसाइल खतरों का शीघ्र पता लगाने में भूमिका निभाती थी। तो ये एक और खबर समीर जी इस समय आ रही है। जी बिल्कुल। और इधर अमलेंदु जी, जो चीन के विदेश मंत्रालय का एक बयान आया है, बड़ा महत्वपूर्ण बयान है, और चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट से आवागमन में बाधाओं का मूल कारण ईरान के विरुद्ध अमेरिका और इजराइल के अवैध सैन्य अभियान है। यानी उस पर जो हमला किया गया है ईरान पर अवैध तरीके से, गैर कानूनी तरीके से, उसकी वजह से हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद रखा गया है। जो डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया से अपील कर रहे थे, जिसका सबने एक सिरे से विरोध किया है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को आप लोग मिलकर और वहाँ ताकत के बल पर आप उसको खुलवाइए, उसको लेकर ये बयान बड़ा महत्वपूर्ण है। और इससे पहले कीयर स्टारमर ने सीधे तौर पर मना कर दिया है, जर्मनी के चांसलर ने मना कर दिया, यानी जो नेटो के सदस्य देश हैं, यूरोपियन यूनियन के सदस्य देश हैं, उन सभी ने सिरे से खारिज कर दिया है ट्रंप के इस अपील को। उसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप अब इस हॉर्मुज स्ट्रेट से उसको खाली कराने की अपनी जो जिम्मेदारी, जो चेतावनी दे रहे थे ईरान को, उससे वो पीछे हट गए हैं। लेकिन अभी चेतावनी उनकी जारी है कि 2-3 हफ्तों में वो बड़ा हमला करेंगे। लेकिन इस बीच ईरान अपने हमलों से तबाह किए हुए है, इजराइल को भी और अमेरिका को भी। बिल्कुल, दोनों को किए हुए हैं समीर जी, मतलब हल्कान किए हुए हैं ईरान जो है। अमेरिका और इजराइल दोनों को समीर जी ठीक तरीके से ये देखा जाए। इधर जो है एक जो वहाँ के पूर्व विदेश मंत्री हैं जावेद ज़रीफ जी, उन्होंने पहले एक कहा कि एक सुझाव उन्होंने दिया जवेद ज़रीफ ने कि भाई ईरान को अपनी विजय घोषित करके और युद्ध अब खत्म कर देना चाहिए। पहले उनका ये कहना था कि भाई ईरान अपनी घोषणा करे कि हम जीत गए, जैसे ट्रम्प साहब बार बार कहते हैं कि हम जीत गए, तो घोषित करे कि हम जीत गए और कहीं ठीक है अब हम बंद करते हैं। लेकिन जब ट्रंप ने फिर बकवास करी, तो ट्रंप की बकवास के बाद उन्होंने एक ट्वीट किया है समीर जी, वो ट्वीट हम लोग देखते हैं, और उसके बाद जो उन्होंने ट्वीट में लिखा है वो आप बता सकते हैं। जी बिल्कुल, ये ट्वीट जो कर रहे हैं जावेद ज़रीफ, क्या लिख रहे हैं इस ट्वीट में? वो कह रहे हैं कि एक ईरानी होने के नाते मैं डोनाल्ड ट्रंप की लापरवाह आक्रामकता और भद्दे अपमान से बेहद नाराज़ हूँ, लेकिन साथ ही मुझे अपनी सेना और अपने जुझारू लोगों पर गर्व भी है। ऐसे में फॉरेन अफेयर्स में इस शांति योजना को प्रकाशित करने को लेकर मैं दुविधा में हूँ। फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि युद्ध का अंत ऐसी शर्तों पर ही होना चाहिए जो ईरान के राष्ट्रीय हितों के अनुरूप हों। तो ये एक उनका अपना बयान है। और इधर बीच जो एक इस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस, उनका भी एक बयान आया है और उन्होंने ट्वीट किया है, उसको भी हम लोग देखते हैं। वक्तव्य भी जारी किया, उसको हम लोग सुन भी लेते हैं। वो कह रहे हैं कि
मेरा संदेश साफ है, अमेरिका और इजराइल से अब समय आ गया है कि उस युद्ध को रोका जाए जो भारी मानवीय पीड़ा का कारण बन रहा है और जिसके विनाशकारी आर्थिक परिणाम सामने आ रहे हैं। ईरान से भी उन्होंने कहा है कि अपने पड़ोसियों पर हमला करना बंद करें। संघर्ष तब समाप्त होते हैं जब नेता विनाश के बजाय बातचीत को चुनते हैं। ये विकल्प अभी भी मौजूद है और इसे अभी चुना जाना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं गुटेरेस, एक बार उनको सुन भी लेते हैं। और दोनों ही पक्षों से उन्होंने अपील की है, लेकिन हमें जो साफ तो जी कहा हाँ, है समीर जी, यूएस और इजराइल से कहा है कि इसी समय रोकिए युद्ध, यही समय है युद्ध रोकने का। ये उन्होंने बहुत मतलब जोर देकर कहा है यूएस और इजराइल से। तो सुन लेते हैं एंटोनियो गुटेरेस को, जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, क्या कह रहे हैं। My message is clear to the United States and Israel. It's high time to stop the war that is inflicting immense human suffering and already triggering devastating economic consequences. To Iran, to stop attacking their neighbors. The Security Council has condemned these attacks and reaffirmed the need to respect navigational rights and freedoms along critical maritime routes, including the Strait of Hormuz. Conflicts do not end on their own. They end when leaders choose dialogue over destruction. That choice still exists and must be made now. तो ये दोनों पक्षों से अपील की है, लेकिन सीधे तौर पर कह रहे हैं कि अमेरिका और इस्राइल इस लड़ाई के लिए जिम्मेदार है, इसलिए उन्हीं की जिम्मेदारी पहले बनती है कि वो इस युद्ध को ख़त्म करें। इधर डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा है, टाइम मैगजीन है अमेरिका की, उसके वो इंटरव्यू दिया है, बड़ी बात उन्होंने कही है और सीधे तौर पर इस तरह से कह रहे हैं जैसे इजराइल पर उन्हीं का नियंत्रण हो। हालांकि उनके देश में यानी अमेरिका में आरोप लग रहे हैं कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दबाव में आकर अमेरिका को लड़ाई में झोंका है ट्रंप ने, लेकिन ट्रंप बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि इजराइल वही करेगा जो वो कहेंगे। ये कहेंगे। और जो टाइम मैगजीन से उन्होंने कहा कि अगर वह ईरान के खिलाफ युद्ध करने का फैसला करते हैं तो इजराइल उनके आदेशों का पालन करेगा और गोलीबारी रोक देगा। जो कहा उन्होंने, जो उनका कोर्ट जो है, कोर्ट वही करेंगे जो मैं उनसे कहूँगा। वे एक अच्छे टीम प्लेयर रहे हैं, वे तब रुकेंगे जब मैं रुकूंगा, वे तब तक रुके रहेंगे जब तक उन्हें उकसाया ना जाए। अगर उन्हें उकसाया गया तो उनके पास कोई और चारा नहीं होगा, लेकिन वे तब रुकेंगे जब मैं रुकूंगा। अब ये टिप्पणी जो है समीर जी इनकी अभी जो आई है, इससे पहले जो टाइम्स ऑफ इजराइल अखबार है उसका कहना, उसके साथ जो इंटरव्यू दिया था उसमें ट्रंप ने कहा था कि भाई कोई फैसला लिया जाएगा तो हम जो है बीवी से यानी नेतन्याहू से पूछकर फैसला लेंगे। अब उसके खिलाफ जो उसके बरक्स जो है ये इनका अब ये आया है, तो अब ये क्या कहना चाहते हैं कि क्या नहीं कहना चाहती है। लेकिन टाइम मैगजीन की इस रिपोर्ट जो है समीर जी, उसमें ट्रंप और इजराइल द्वारा साथ मिलकर युद्ध करने के फैसले और अमेरिका में इस युद्ध की अलोकप्रियता को देखते हुए इससे बाहर निकलने का रास्ता खोजने की भी उनकी कोशिशों का विस्तार से जिक्र है। और एक अनाम इजरायली अधिकारी के हवाले से ये भी कहा गया है कि ट्रंप के समर्थन के बिना नेतन्याहू के पास दांव पेच खेलने की बहुत कम गुंजाइश है। और ये रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जिसमें कई अमेरिकी और इजरायली सूत्रों का हवाला दिया गया है जो बताती हैं कि कैसे ट्रंप ने ईरान पर नियोजित हमले से जुड़ी जानकारी लीक करने वाले प्रशासन के कुछ अधिकारियों से नाराज होकर 27 फरवरी को एक बैठक बुलाई थी जिसमें उन्होंने संकेत दिया था कि ये ऑपरेशन रद्द कर दिया गया है। इसके बाद उन्होंने कुछ चुनिंदा भरोसेमंद अधिकारियों को वापस बुलाया और युद्ध के शुरुआती हमलों की योजना बनाई जो उसी रात शुरू होने वाले थे। ये बड़ी खबर जो है ये उसने दी है समीर जी। और एक बात और भी कही, अभी इधर बीच जो उनकी बातचीत हुई होगी उस बातचीत के बारे में कहा है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें लड़ाई से पीछे चलते हैं, अब नहीं लड़ पा रहे हैं, तो नेतन्याहू ने कहा कि डोनाल्ड हम इतनी दूर आ गए हैं, हमने जो शुरू किया है उसे हमें ख़त्म करना ही होगा। और ईरान समय बिताने की कोशिश कर रहा है और गुपचुप तरीके से परमाणु बम बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यानी ये एक तरीके से ब्लैकमेलिंग की है कि वो परमाणु बम बना ले रहा है। भाई परमाणु बम बना ही लेगा तो आप क्या कर लेंगे? अब तो अगर वो चाहेगा तो बना लेगा, अब तो उसके ऊपर कोई सैंक्शन भी आप नहीं लगा पाएंगे। बिल्कुल कोई आप सैंक्शन नहीं, हाँ उसको आत्मरक्षा करनी है, वो बना लेगा तो वो फोड़ भी देगा। फिर अगर आप इतना ही कहना चाहते हैं कि कर लेगा। लेकिन इस बीच समझिए एक बड़ी खबर और आ रही है कि कुवैत की मीना अल अहमदी रिफाइनरी जो है उसमें ड्रोन हमले से आग लगी है और जो कतर की सरकारी समाचार एजेंसी है कूना,
उसने बताया है कि कुवैत की मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर एक ड्रोन हमला हुआ है जिससे कई यूनिट्स में आग लग गई। एजेंसी ने कहा कि कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने बताया कि आज सुबह मीना अल अहमदी रिफाइनरी को एक ड्रोन हमले का निशाना बनाया गया जिससे कई चालू यूनिट्स में आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना में किसी के कोई हताहत होने की खबर नहीं है। तो अब खबर जब होगी हताहत होने की वो भी हम बताएंगे। फिलहाल ये कहा गया कि हताहत होने की कोई खबर समीर जी नहीं आई है। इस बीच जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है वो $109 प्रति बैरल जो पहुंच गया है, यानी तेल में आग लग गई है। ट्रम्प साहब तो गए अब तेल लेने के लिए, कल अभी $105 पर बैरल था, आज 109 बैरल जो है वो हो गया है। ये एक तरीके से आ रहा है समीर जी, बड़ी खबरें इस समय जो है वो आ रही हैं जी। तो ये किस तरीके से ये जो खबरें हैं बहुत महत्वपूर्ण है कि लगातार हमले ईरान के जारी हैं इसराइल पर और अमेरिकी ठिकानों पर। अमेरिका और इसराइल की तरफ से भी हमले हो रहे हैं, लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ी खबर ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि अमेरिका में अब सेना के भीतर भी बगावत की स्थिति आ गई है और ट्रंप के फैसलों का जो विरोध कर रहे हैं, जो जबरन इस लड़ाई में नहीं जाना चाहते, उन अफसरों को निकाला जा रहा है, बर्खास्त किया जा रहा है या उनको रिटायरमेंट लेने पर मजबूर किया जा रहा है। सैन्य प्रमुख को रिटायरमेंट लेने पर मजबूर कर दिया गया और 12 सेना के 12 बड़े अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। तो एक बड़ी खबर है। अब जब कल परसों जब फिर से वहां लोग जुटेंगे तो अब फिर एक और बड़ा अभियान चलेगा ट्रंप के विरोध में, जिस तरीके से पिछले रविवार को हम लोगों ने देखा था। 1 करोड़ के करीब लोग उतर आए थे शनिवार को 1 करोड़ के करीब लोग उतर आए थे और 3-3.5 हजार जगहों पर वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। तो अब ट्रंप के लिए स्थितियां बड़ी घातक है और उधर इजराइल का जो लगातार दबाव बन रहा है वो उनको इस लड़ाई से बाहर निकलने नहीं दे रहा है, जैसा कि टाइम मैगजीन ने छापा है। बिल्कुल जो टाइम मैगजीन ने छापा है और उसमें नेतन्याहू कह रहे हैं कि हम इस स्थिति में पहुंच गए हैं कि अब हमें यहाँ से वापस लौटना हो नहीं पाएगा। और समीर जी, हम लोग भी लगातार ये कह रहे हैं कि इन्होंने शुरू तो कर दिया था और लेकिन इन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि ऐसे फंस जाएंगे। अब हम जीत गए ये कहकर निकलने का समय भी नहीं बचा है। वो आप पहली दिन करके निकल सकते थे, लेकिन आपने उसको जो 2 दिन आगे बढ़ा लिया, इसमें फिर आपको नुकसान हुआ। और जिस तरीके से हमले किए ईरान ने पलट कर और इनके तमाम सैन्य अड्डे जो है वो तबाह कर दिए, उसके बाद अब इनके पास जंग में लेने का कोई चारा ही नहीं बचा है। और ईरान इस युद्ध को लंबा खींचेगा, ये समीर जी हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि ईरान इस युद्ध को लंबा खींचेगा ताकि ये बुरी तरीके से पस्त हो जाएं। इनका जितना नुकसान होगा, इनके सैनिक जितने ज़्यादा मारे जाएंगे, उतना अमेरिका में ज़बरदस्त तरीके से ट्रंप के खिलाफ आवाज़ें उठेंगी। और जो कल जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरीके से 2 बड़े अधिकारियों को या तो बर्खास्त किया गया, जबरिया रिटायर किया गया, ये साफ संकेत दे रहा है कि वहाँ के प्रशासन में अब ट्रंप के खिलाफ आवाज़ें उठ रही हैं जी। ये बिल्कुल वहाँ के प्रशासन में और सेना में सबसे बड़ी बात यह है कि सेना में भी किस तरीके से विरोध में आवाज़ें उठ रही हैं। सेना का इस लड़ाई के खिलाफ होना एक बहुत बड़ा संकेत है। और चूंकि इस लड़ाई में खिलाफ होने के पीछे बड़ा कारण ये भी है कि एक तो ईरान पर जो हमला किया गया है वो बिना किसी वजह के किया गया है, उसको गैर कानूनी बताया जा रहा है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से वहाँ जो सार्वजनिक जगह है, अस्पताल हैं, स्कूल हैं, कॉलेज है, ऐसी जगहों पर जो हमले किए जा रहे हैं, इसको लेकर भी अमेरिका में नाराज़गी है। तो ये अब नाराज़गी कहाँ तक जाएगी ये देखना होगा। लेकिन ट्रंप बुरी तरीके से घिरे हैं, दोनों तरफ से घिरे हुए हैं। एक तो अपने देश में भी, दूसरी तरफ वैश्विक नेता लगातार उनकी आलोचना कर रहे हैं और तीसरे इस साइड में यानी नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री उनको इस लड़ाई से वापस जाने नहीं दे रहे हैं। तो अब स्थितियां उनके लिए बहुत विकट हैं, कहाँ किधर जाए वो। बिल्कुल विकट है समीर जी। और इस बीच एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और बहुत बड़ी खबर समीर जी ये है कि तेल अवीव में जो इजराइल की खुफिया एजेंसी है मोसाद, उसका मुख्यालय पूरी तरीके से तबाह हो गया है ईरान के हमले में। ईरान सैन्य बलों ने एक सटीक हमले के जरिए तेल अवीव स्थित मोसाद के मुख्यालय को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। उसके विजुअल जो हैं वो जो इजरायली मीडिया है समीर जी, उसी में आए हैं कि पूरी तरीके से इसको ध्वस्त कर दिया गया है। और वो विजुअल काफ़ी ज़्यादा मतलब भयानक है, वो हम लोग उसको दिखा नहीं सकते हैं चूँकि कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं। इसलिए ये बड़ी खबर है कि मोसाद जो वहाँ की इंटेलिजेंस सर्विस है, उसके मुख्यालय को, उसका जो मुख्यालय है, हेड ऑफिस है, हेडक्वार्टर है,
उसको पूरी तरीके से ईरान ने अपने हमले में तबाह कर दिया है। अब मोसाद को अपने ही पूरी दुनिया भर में अपने जो खुफिया एक्सपर्टीज़ है उसका डंका जो पीटता था वो अपने मुख्यालय को नहीं बचा पाया है। इससे बड़ी और शर्मनाक जो स्थिति होगी वो क्या होगी? बिल्कुल बहुत शर्मनाक स्थिति, यानी आप जिनकी रक्षा करने के लिए आपने वहाँ अपने अड्डे बनाए और जिनके आपने वहाँ मतलब अमेरिका ने अड्डे बनाए खाली देशों में, और आप उनको नहीं संभाल पाए, और ये मोसाद जो है ये आपको सही जानकारी नहीं दे पाया। और समझ लीजिए खबर ये भी आई थी कि नेतन्याहू जो हैं वो अपनी कैबिनेट की मीटिंग में बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कि मोसाद ने हमको सही खबर नहीं दी। हमको तो खबर ये दी गई कि आप वहाँ हमला कर दीजिए, वहाँ से अंदर से विद्रोह हो जाएगा, और हुआ इसका उल्टा है। तो ये वहाँ करने पे वहाँ की जनता जो विरोध में थी वो समर्थन में आ गई। हाँ बिल्कुल, वो समर्थन में आ गई, ये देखा जा सकता है और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। और ये अब इसलिए जो है मतलब उनके मोसाद का जो नुकसान हो रहा है जी। अब ये अगर मोसाद का मुख्यालय, ये कैसी मोसाद है खुफिया एजेंसी समीरी जिसे यही मालूम नहीं पड़ा कि उसकी मिसाइल ईरान की जो है वो मोसाद का ही मुख्यालय उड़ाने आ रही है। मतलब अपने मुख्यालय तक की सुरक्षा नहीं कर पाया, उसके खुफिया सूत्र ये तक नहीं बता पाए कि यहाँ भी हमला हो सकता है, और अगर यहाँ हमला हो गया तो उसको आप कैसे डिफेंड कर सकते हैं, उसको आप कैसे रोक सकते हैं। हाँ ये सब होते रहे। और इस बीच समीर जी जो वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की हैं वो अभी बीच में खाड़ी के देशों में गए थे, और उनके खाड़ी के देशों में जाते ही जो खाड़ी यूक्रेन के राष्ट्रपति, तो उनका जो एक ड्रोन का मुख्यालय था उस पर ईरान ने हमला करके उसे तबाह कर दिया था। अब वो कह रहे हैं ज़ेलेंस्की साहब कि ईरान के साथ हमारे रिश्ते मुश्किल भरे रहे हैं, हमने उनके साथ कुछ भी गलत नहीं किया, उन्होंने हमारा विमान मान गिराया, हमारे यात्रियों विमान के क्रू को मार डाला, लोग मारे गए, उन्होंने अपनी गलती नहीं मानी, उन्होंने विशेषज्ञों को भी अंदर नहीं आने दिया, फिर पूरी तरह से युद्ध छिड़ गया, उन्होंने शाहिद ड्रोन रूसियों को सौंप दिए जिनसे वे हमारे नागरिकों को मार रहे थे। मैं यह सब रोकना चाहता था, मैंने उनसे इस बारे में बात की, उन्होंने वादा किया था कि ड्रोन की सिर्फ एक ही खेप भेजी जाएगी, लेकिन वे झूठ बोलते रहे और हथियार देते रहे, इसलिए मैं उन्हें अब रूस का साथी मानता हूं। यानी बता रहे हैं कि रूस जो है वो ईरान के साथ खड़ा हुआ है। तो भाई आप मानिए मत मानिए, खड़ा है, और साफ कह भी दिया है पुतिन ने भी कि हम इस युद्ध को रोकने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। यानी हम किसी भी हद तक जाने का मतलब है कि हम कुछ भी कर सकते हैं, आप लड़ाई में सीधे उसके साथ उतर सकते हैं। ये तो ईरान को अभी जरूरत नहीं पड़ी है, और यहां तक कि ईरान बार बार ये कह रहा है कि हमने जो भी नुकसान इजराइल और अमेरिका को पहुंचाया है वो अपने जो घरेलू हमारे हथियार हैं उनके जरिए पहुंचाया है। उनके ड्रोन और मिसाइलें, वहां पर जो मिसाइलें हैं वो मिसाइलें यहां पर F-35 और बड़े बड़े जो लड़ाकू जहाज हैं उनको नष्ट कर रही हैं। और कल अभी कुछ जगहों पर यह खबर आई थी कुछ एजेंसीज में कि जो अब्राहम लिंकन है उस पर भी ईरान ने हमला किया। हालांकि अब उसकी बहुत दूसरे सोर्सेज से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन अब्राहम लिंकन कहाँ है उसका कुछ पता नहीं है। इसका मतलब साफ है कि वो अगर इधर आता है इस इलाके में, जो कि ट्रंप कह रहे थे कि हम दोबारा लाएंगे अब्राहम लिंकन को भी और 2-3 और युद्धपोत को ले आएंगे यहाँ पर, अपनी नेवी को लाएंगे, लेकिन नहीं ला पाए हैं। इसका मतलब ये है कि अगर वो लाएंगे तो उनको तबाह कर दिया जाएगा। अब इस बात का इत्मीनान अमेरिका को भी है कि ले आना खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है समीर जी। और इस बीच जो बड़ी खबरें कई एक और आई हैं वो भी हम लोग बता दें समीर जी। एक तो जैसे हमने पहले बताया था, गुरुवार को अमेरिकी इजरायली हवाई हमलों में अलबोर्ज में B-1 पुल जो है, पाश्चात्य संस्थान, काशान हवाई अड्डा, खुजेकिस्तान के कई इलाके और क्रोम के बाहरी इलाके सहित ईरान के कई स्थानों को निशाना बनाया गया। तेहरान, कराज और मशहद में भी विस्फोटों की खबरें आईं। ईरान की रेड क्रिसेंट सोसाइटी ने अपना नवीनतम क्षति आकलन जारी किया है, और उसका कहना है कि अमेरिका और इजराइल द्वारा 1,17,239 नागरिक इकाइयों पर हमला किया गया, जिसमें प्रांतों में स्थित 93,544 आवासीय इकाइयां शामिल हैं। रेजिडेंशियल इतने बड़े नागरिक क्षेत्रों पर हमले किए, यानी सीधे सीधे नागरिकों पर हमले किए। इधर कूटनीतिक मोर्चे पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पुष्टि की है कि ईरान ने हॉर्मुज जल जमरू मध्य से गैर शत्रुतापूर्ण जहाज़ों के लिए सुरक्षित मार्ग की सुविधा प्रदान की है, यानी जिनसे शत्रुता नहीं है उनके जहाज़ वहाँ से निकलते रहेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बहुत जोर देकर कहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट को केवल ईरान के समन्वय से ही फिर से खोला जा सकता है, और किसी भी तरह का सैन्य विकल्प अवास्तविक है, वो बूमरैंग करेगा, यानी आप सैन्य कब्जे के हमले के जरिए उसको नहीं खुलवा सकते, ये उनके साफ तौर पर कहा है। इस बीच जो एक बैठक बुलाई थी यूके ने इसको खोलने के लिए 40 देशों की, वो बिना नतीजे के ख़त्म हो गई है।
इस बीच वॉल स्ट्रीट जर्नल ने और उस बैठक में भारत भी शामिल था, भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी शामिल। शामिल है। इधर वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट दी है कि वाशिंगटन जो है यानी अमेरिका जो है कुछ शर्तों के साथ युद्ध विराम के लिए तैयार है, लेकिन ईरान का कहना है कि वह इस अकारण युद्ध का स्थायी अंत चाहता है और साथ ही गारंटी चाहता है कि हमलावर अपनी आक्रामकता को फिर से शुरू नहीं करेंगे, यानी ये युद्ध ऐसे नहीं रुकेगा। ये भले ही घुटनों पे आ गए हैं, लेकिन आपको ये शपथ पत्र देना पड़ेगा कि दोबारा हमला नहीं करोगे। नुकसान की भरपाई करनी होगी। जो उसके 1,70,239 आवासीय जो स्थल हैं उन पर आपने हमले किए हैं, उसकी भरपाई करनी होगी। उसके जो प्लांट्स पे आपने हमले किए हैं उसका हर्जाना देना होगा, तब ये जाके खत्म होगा। ये साफ तौर पर कह दिया है जी। तो ये इस अपडेट्स हैं यहाँ पर कि हमले के क्या कुछ हुआ है, लेकिन ये बड़ी बात है कि अब वॉल स्ट्रीट जर्नल यानी अमेरिका के ही अखबार ये कह रहे हैं कि अब अमेरिका इस लड़ाई को खत्म करने के लिए किसी भी शर्त पर तैयार दिखाई पड़ रहा है, लेकिन ईरान की जो शर्तें हैं वो शर्तें इतनी आसान नहीं है। हालांकि कभी हमला नहीं करेगा ये गारंटी तो अमेरिका की तरफ से दी जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से हमलों में नुकसान हो रहा है, लेकिन जो हर्जाना देने वाली बात है फिर ये मुश्किल हो जाएगी डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी और इजराइल के लिए भी। लगातार पिछले 3 साल से लड़ाइयों में वैसे ही तबाह हुआ पड़ा है इजराइल, वहाँ पर जिस तरीके से हमास के हमले के बाद से लड़ाइयाँ हो रही हैं वहाँ। बिल्कुल समीर जी, तो बुरी तरीके से तबाह है। और जो ईरान ने हमले किए यानी उनके बंकर जो थे समीर जी वो नष्ट कर दिया, आप समझिए। यानी 100 मीटर नीचे बने हुए बंकर जो है वो नष्ट कर दिए, और उस बंकर को भी नष्ट कर दिया जिसमें नेतन्याहू शरण लेता था। मोसाद का मुख्यालय नष्ट कर दिया। तो ये जिस तरीके से वो हमले कर रहा है, ये समझा जा सकता है कि ये एक बड़ा क्षति जो है वो हो रही है उसको इजराइल को। इस बीच जो इजराइल का स्वास्थ्य मंत्रालय है समीर जी, उसने स्वीकार किया है कि पिछले 24 घंटे में उसके 148 नागरिक जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए हैं और अस्पतालों में भर्ती हैं। और स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में ईरान के साथ संघर्ष के परिणाम स्वरूप 148 घायल लोगों को अस्पतालों में ले जाया गया है, जिससे इस लड़ाई के कारण अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या 6500 से अधिक हो गई है। यानी एक महीने में 6500 से ज़्यादा अमेरिकी नागरिक इजरायली नागरिक गंभीर रूप से घायल हैं। और पिछले एक दिन में अस्पतालों में इलाज पाने वालों में से 4 की हालत मध्यम है और 108 की हालत गंभीर है, ये बताया गया है। 5 लोगों का मेडिकल मूल्यांकन किया जा रहा है, 21 लोगों का चिंता एंग्जाइटी के लिए इलाज किया जा रहा है। मंत्रालय का कहना है कि 28 फरवरी को ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से 6594 लोगों को अस्पतालों में से भर्ती किया गया है। तो ये जो है वही है कि वहाँ पर जो ये अस्पतालों की संख्या है और कई वहाँ पर जो सैनिकों की, मरने वाले सैनिकों की, घायल सैनिकों की, उनकी संख्या आधिकारिक रूप से कहीं जारी नहीं हो रही है। कुछ दिन पहले जब ये लड़ाई शुरू हुए, 1 हफ्ता बीता था, तो वहाँ ये रिपोर्ट्स आई थी और इजरायली मीडिया में ये रिपोर्ट्स आई थी कि लोग इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं, चूँकि अगर कहीं कोई घायल हो जाता है, आम नागरिक किसी सैन्य ठिकाने के आसपास है, वो घायल हो गया या उसको उसमें चोट लग गई, उसके लिए वो दूर दूर तक कोई चिकित्सा सुविधा या कोई बचाने वाला नहीं मिलता है, क्योंकि सारे लोग तो बंकर में छिपे हुए हैं। सब बंकर में छिपे हैं और पुलिस भी नहीं होती है वहाँ, जो बताया कि आपको एम्बुलेंस आएगी कहाँ से। तो यानी तमाम लोग तो वहाँ पहुँच ही नहीं पाते समीर जी अस्पतालों तक, ये जो है साफ तौर पर आता है। और इधर समीर जी एक और बड़ी खबर आ रही है कि ईरान के ऊपर भी जो है एक मिसाइल हमला अभी हुआ है। ये अभी जो खबर आ रही है, और ये ड्रोन से स्ट्राइक हुआ है, और जो दक्षिणी ईरान में रेड क्रिसेंट का गोदाम है उसी पर हमला हुआ है। यानी जो राहत पहुंचाता है अब उसी पर ये समझा जा सकता है कि ये लगातार नागरिक पे हमला कर रहे हैं, अस्पतालों पर हमला कर रहे हैं, बच्चों के स्कूलों पर कर रहे हैं और अस्पतालों पर हमला कर रहे हैं। फास्ट न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार तड़के सुबह करीब 5 बजे यानी ईरान के समय अनुसार चोखादक इलाके में स्थित एक केंद्र पर यह हमला हुआ, जिसमें राहत सामग्री से भरे 2 कंटेनर, 2 बसें और आपातकालीन वाहन नष्ट हो गए। इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। यानी जो ह्यूमन एड ले जाने वाले जगह है, वहां पर राहत सामग्री रखी है, वहां हमला। पिछले दिनों अभी जिस तरीके से वहां के एयरपोर्ट पर हमला हुआ था मिसाइल से, अमेरिका ने हमला किया था और वो जहाज तबाह हो गया था, वो भारत आ रहा था
ह्यूमैनिटेरियन एड लेने के लिए, यानी मानवीय सहायता लेने के लिए, दवाइयाँ हैं, राशन है, ये चीज़ें चूँकि भारत ने ईरान को पहुँचाई हैं, वो लेने आ रहा था जो जहाज़, उसको नष्ट कर दिया गया। तो ये जो अमेरिका में जो बगावत की खबरें आ रही हैं और सीधे सीधे अब सेना में बगावत की खबरें आ रही है, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि अमेरिकी सेना को मजबूर किया जा रहा है जो सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक जगह है, वहाँ पर हमले करने को। और बड़ी खबर है आज की कि किस तरीके से अमेरिकी सेना के प्रमुख रैंडी जॉर्ज को ज़बरन रिटायरमेंट दे दिया गया है, पद से हटा दिया गया है, और 12 बड़े अधिकारियों को, सेना के बड़े अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया है। और पाम बॉडी जो अमेरिकी अटॉर्नी जनरल है, उनको भी उनके पद से हटा दिया गया है। तो अब वहाँ बहुत कुछ देखने को मिल रहा है कि कैसे अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का इस लड़ाई को लेकर विरोध हो रहा है, सेना तक अब बगावत पर उतर आई है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है, लेकिन ईरान ने अपने हमले तेज किए हैं, इसराइल और अमेरिकी ठिकानों पर जबरदस्त हमले उसके जारी हैं, और अमेरिका और इसराइल की ओर से भी ईरान पर हमले हो रहे हैं। लेकिन इसराइल की अगर बात की जाए, चौतरफा हमले हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हूती और हिजबुल्ला भी साथ में ईरान के साथ इन हमलों को अंजाम दे रहे हैं। तो रहेगी तमाम खबरों पर, अपडेट्स पर नज़र, बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।